नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वर्ग 8 के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति की मेंसुरेशन की। पिछली कक्षाओं में आपने क्षेत्रमिति का थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, कुछ समतल आकृतियों के बारे में पढ़ा है, जाना है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, ऐसे पदों से आप पूर्व परिचित हैं। एक बार तेजी से रिकैप कर लें। किसी भी बंद आकृति में अगर क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, तो उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो कुल लंबाई है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कोई भी जो बंद आकृति है, कोई भी बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, किसी भी प्रकार का समतल आकृति में, तो इसकी जो सीमाएं हैं, लाइनिंग, आउटर लाइन, इसकी जो लंबाई है, ये परिमाप कहलाती है। और क्षेत्रफल क्या कहलाता है? जो क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, इसके अंदर का जो ये भाग है, पूरा क्षेत्र, इसे हम लोग क्षेत्रफल के नाम से, एरिया के नाम से जानते हैं। हम लोग पूर्व की कक्षा में आसान समतलाकृति जैसे त्रिभुज, आयत, वृत्त आदि के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को बनाए हैं। इस वर्ग में क्षेत्रमिति में हम लोग खास करके ठोस आकृतियाँ जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज, सिर्फ आयत और वर्ग नहीं, ये तो आपने पिछली कक्षा में देखा है, उसके अलावे और जो कुछ खास प्रकार के चतुर्भुज होंगे, उनके भी हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप आदि की बात करेंगे। आज की कक्षा आइए हम शुरुआत करेंगे थोड़ा पीछे से, रिकैप से, ताकि तेजी से दोहरा जाए। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा समस्या के साथ चलते हैं, जिसमें कि सब कुछ दोहराते हुए चले तेजी से। मान के चलिए एक प्रश्न हम उठा रहे हैं कि एक बगीचा है 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ लिखेंगे। एक आयताकार बगीचा है, आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। इसे तार से घेरना है, तो कितना लंबा तार लगेगा? ये पहला पार्ट है प्रश्न का। कहीं भी इस प्रकार के प्रश्न आपको जहाँ मिले, आपने पीछे बनाया भी है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, अब कहता है इसे हमको चारों ओर से क्या करना है? फेंसिंग लगानी है, घेरना है। और ये घेरने का काम आप देखिए कहाँ करेंगे? चारों ओर से, मतलब इसका जो बाउंड्री लाइन है यही तो घिरेगा, और ये जो बाउंड्री लाइन है इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? परिमाप नाम देते हैं। चारों ओर का नाप देते हैं, बाहरी माप जो होता है। तो हमारा जो तार लगेगा ये कहाँ लगेगा? परिमाप पर। तो आप परिमाप निकाल देंगे तो तार की लंबाई भी आसानी से निकल जाएगी। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको रहे घेरने वाला, तो इसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? परिमाप। और परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप सिंपली ये भी जोड़ सकते हैं, 20 मीटर जोड़ 10 मीटर, पुनः 20 मीटर और पुनः 10 मीटर। एक तरीका तो ये भी है करने का। कोई भी क्लोज्ड फिगर है तो उसके बाहरी माप को बस निकाल देना है, 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 और प्लस 10, तब जाके आपका पूरा क्लोज्ड फिगर हो गया, बंद आकृति हो गई। और इस प्रकार आप यदि निकाल लेंगे तो आपका आ गया 60 मीटर। यही परिमाप हो गया। इतना ही लंबा तार रहेगा तो आप चारों ओर घेर पाएंगे। या आप आयत का परिमाप पढ़े भी हैं, फॉर्मूला भी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई
वस्तुतः फॉर्मूला कुछ होता है नहीं, बस इसी चीज़ का एक छोटा सा रूप है। यहाँ भी हम लोग वही काम किए हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। आप इससे भी बनाएंगे तो यही बात उत्तर होगा। 2 गुना 20 प्लस 10, हल कर लीजिए। 2 गुना 30, दैट मीन्स 60 मीटर सेंटीमीटर, जो भी है आप इकाई का उपयोग करें। प्रश्न का एक भाग तो ये हो गया। अब इसी में यदि रहेगा कि ये कितने एरिया को घेरे हुए, कितने क्षेत्रफल में ये बगीचा है, क्षेत्रफल बताएं। या इस प्रकार से प्रश्न यदि हम इसी का दूसरा पार्ट कर दें कि बगीचा कितना क्षेत्र में फैला है, कितना क्षेत्र में फैला है, इस प्रकार का यदि बात है, प्रश्न है, तो क्षेत्र में इसका जो फैलाव है ये पूरा अंदर वाला यही तो है जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है, आपने पिछली कक्षा में खूब बनाया है। क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। और हमारा हो गया 200 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और दायरा बढ़ा सकता है, अंदर से या बाहर से। चलिए 1 मीटर चौड़ी अगर क्यारी हम बना दें तो इस क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न का अगर हम दे दें स्वरूप इस प्रकार से कि अंदर से चारों ओर 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाई गई है, तो क्यारियों का क्षेत्रफल बताएं। क्यारियों का क्षेत्रफल बताएं, या क्यारियां कितने क्षेत्रफल में फैली हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न यदि पूछा जाए, आपने पिछली कक्षा में बनाया भी होगा, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि आप पीछे इसको एक बार बना चुके हैं। तो देखिए अंदर से 1 मीटर चौड़ी क्यारी हमने बना दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो क्यारी है, जो भाग हम छायांकित कर रहे हैं, ये कितने एरिया में फैला है, कितने क्षेत्र में फैला है, या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा यदि कोई प्रश्न है तो कैसे बनाएंगे बताइए। बाहरी क्षेत्रफल तो हम निकाल के रखे हैं, अब अंदर का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को घटा देंगे तो बीच का जो भाग है क्यारी का, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल देखिए हम लोगों ने निकाल के रखा है 200 वर्ग मीटर। अब क्यारियों को छोड़कर इसकी क्या लंबाई होगी, अंदर से है, ध्यान दीजिए, क्यारियां छोड़कर बगीचे की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, ये पता कर लेते हैं। और जब लंबाई चौड़ाई पता हो जाएगा बच्चों, तो उससे हम लोग आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 मीटर चौड़ा क्यारी यहाँ है और 1 मीटर चौड़ा यहाँ भी है। तो लंबाई की बात यदि हम करेंगे तो 1 मीटर इधर भी कट गया और 1 मीटर इधर भी कट गया, और इस प्रकार आपकी लंबाई बच गई 2 मीटर कम, अर्थात लंबाई हमारी हो गई 20 माइनस 2 मीटर, अर्थात 18 मीटर। क्यों घटा 2? क्योंकि क्यारी हमारी चारों ओर है, और जब चारों ओर है तो लंबाई देखिए घट गया। ठीक इसी प्रकार से चौड़ाई में भी 1 मीटर इधर घट गया और 1 मीटर इधर घट गया। तो हमारी जो चौड़ाई 10 मीटर की थी, अब ये अंदर से 10 में से 2 कम गया, तो हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी इसी प्रकार से 10 माइनस 2 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 8 मीटर। अब इस प्रकार से आप क्यारी छोड़ के अंदर का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। क्यारियां छोड़कर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का तो मतलब आप समझते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, और दोनों दिया गया है आपको 18 गुना 8। आप इकाई का प्रयोग करेंगे, दोनों जगह मीटर लगाएंगे, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। आप चाहें तो इसे गुना कर सकते हैं 18 144 वर्ग मीटर। ये देखिए अंदर का क्षेत्रफल आ गया और बाहर का क्षेत्रफल आपको आया था 200।
अब बीच का जो छायांकित भाग है, यदि इसका आपको निकालना है तो क्या करना होगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो क्यारियों का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, 200 वर्ग मीटर घटाव 144 वर्ग मीटर। आइए घटा देते हैं, कितना आ गया, 56 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसे आप कह सकते हैं। ये आपको निकल गया क्यारियों का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ देखा कि आयत का परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है, अंदर या बाहर कहीं अगर छोड़ा जाए, क्यारी रास्ता बनाया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। आइए अब तेज़ी से एक नज़र सिर्फ सूत्र पर डाल लेते हैं त्रिभुज के, वृत्त के, ताकि पिछली कक्षा में जो आप पढ़े हैं उसका अच्छे से पूर्वावलोकन हो जाए। आइए बच्चों तेज़ी से सूत्र का सिर्फ दोहराव कर लेते हैं ताकि एक बार ताज़ा हो जाए सब कुछ। आयत का तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। त्रिभुज की यदि हम बात करें तो त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्या पढ़ा है आपने, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। या आपने हीरोइन का सूत्र पढ़ा होगा, बिल्कुल उसका भी उपयोग करते हैं हम लोग। और परिमाप के लिए तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आयत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार यदि वृत्त की बात करें हम तो वृत्त में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। और परिमाप के लिए यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। इसके लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसमें भुजाओं का योग, जैसा भी त्रिभुज रहे, तीनों भुजाओं का योग। और इस स्थिति में वृत्त के मामले में जो पाई का मान है वो 22/7 या कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर 3.14 की भी हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपने वर्ग का भी पढ़ा होगा। वर्ग के लिए क्या सूत्र पढ़े थे हम लोग, भुजा स्क्वायर। और परिमाप के लिए 4 गुना भुजा। आशा है आप सूत्र याद रखे होंगे, अभी भूले नहीं होंगे। इन सब का भी उपयोग होता रहेगा। साथ ही साथ हम लोग नई नई चीज़ें और सीखेंगे। नई चीज़ों में मुख्य रूप से आयत और वर्ग छोड़ के बाकी जो चतुर्भुज बच गया है, जैसे समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। बच्चों आइए एक समान स्थिति पर गौर करते हैं, विचार करते हैं हम लोग। यदि समान परिमाप वाले आयत और वर्ग हों दोनों, तो उनके क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा या कम होगा। या ठीक इसके उल्टा, अगर समान क्षेत्रफल वाले हम आयत और वर्ग लें तो इन दो आकृतियों के बीच परिमाप का क्या तुलना होगा। आइए हम लोग करके देखते हैं। हमने कहा कि समान परिमाप वाले आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना अभी हम लोग करेंगे मिलजुल करके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आयत लेते हैं और एक वर्ग लेते हैं। चलिए एक आयत लिया है हमने और एक वर्ग लिया है। और क्या बनाना है हमको, समान परिमाप वाले। आपको खुद से ऐसे आयत और वर्ग की कल्पना करके लेना है और खुद से नियम बनाना है, तुलना करना सीखना है। चलिए हम ले लेते हैं इसकी लंबाई
20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। इसका परिमाप हो जाएगा 60 मीटर। और हमने कहा है कि दोनों ही आकृतियों का परिमाप हम सेम रख रहे हैं, समान रख रहे हैं, अर्थात इसका भी परिमाप हो गया 60 मीटर। और जब परिमाप हो जाएगा 60 मीटर तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसमें तो सब बराबर बराबर होता है, तो हो गया 15 मीटर। अब हमको तुलना करना है क्षेत्रफल के बारे में। तो जरा देखिए, इस स्थिति में आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 20 गुना 10 बराबर हो गया 200 वर्ग मीटर। अब ठीक इसी प्रकार से आप वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो 15 मीटर का स्क्वायर मतलब हो गया 225 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। परिमाप समान है, लेकिन क्या क्षेत्रफल समान है, बिल्कुल नहीं। क्या हो गया है, आयत का क्षेत्रफल 200 और वर्ग का क्षेत्रफल आता है 225 वर्ग मीटर। तो स्पष्ट है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है और आयत का क्षेत्रफल का मान छोटा है। आप सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई आंकड़े अपने मन से और रख कर देखें। और क्या यह हमेशा ठीक होता है कि वर्ग बड़ा और आयत छोटा होता है, या किसी किसी स्थिति में नहीं भी होता है? आप इसकी तुलना स्वयं से करें और तब जाकर किसी नियम पर पहुँचें। ऐसे क्या हो गया, समान परिमाप यदि हो, पेरीमीटर अगर एक समान हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मान बड़ा होता है, किससे, आयत के क्षेत्रफल से। अब जैसे हमने ये संबंध ढूंढा है, तुलना किया है, आपके लिए कार्य है, होमवर्क है कि यदि दोनों का क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमाप पर क्या असर होता है, उनके बीच की तुलना करें। तो आप होमवर्क नोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, समान क्षेत्रफल वाले आयत एवं वर्ग के परिमाप की, परिमिति की तुलना करें। कौन बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये आपको ढूंढना है। बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज नाम तो सुना होगा आपने, ट्रेपेजियम। और प्रयास करेंगे कि हम लोग मिलजुल करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, लेकिन आमने सामने की जो दूसरा युग्म है भुजाओं का, दूसरी जोड़ी है, वह समानांतर ना हो। जैसे देखिए, हम चित्र बना रहे हैं, ये देखिए समानांतर भुजा हो गया। और यदि दो भुजाओं को हम समानांतर न बना दें, असमानांतर बना दें, तो इस प्रकार की जो आकृति बनी, यही कहलाती है आपकी समलंब चतुर्भुज। यदि इसका हम नामकरण करें ए बी सी डी, इसमें हमने ऐसा बनाया है कि ए बी समानांतर है सी डी का, परंतु बी सी समानांतर नहीं है डी ए का। अर्थात एक जोड़ी भुजा तो समानांतर है, लेकिन दूसरी जोड़ी भुजा जो है वो समानांतर नहीं है, आगे या पीछे कहीं ना कहीं कट जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी आकृति वाले चतुर्भुज को ही हम समलंब चतुर्भुज का नाम देते हैं, ट्रेपेजियम का नाम देते हैं। आप इसकी कई प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं खुद से, जिसमें एक जोड़ा समानांतर हो। जैसे देखिए, हम बना रहे हैं एक जोड़ी भुजा समानांतर और दूसरी जोड़ी भुजा हमने असमानांतर बना दी, ये देखिए। तो ये आकृति ट्रेपेजियम की कहलाई। नामकरण आप कर सकते हैं पी क्यू आर एस। इसमें क्या क्या है, पी क्यू एस आर के समानांतर नहीं है, लेकिन पी एस और क्यू आर समानांतर है। तो ऐसा जहाँ भी स्थिति मिले,
चतुर्भुज में 2 जोड़ी भुजा होती है, सम्मुख भुजाएं, तो एक जोड़ी सम्मुख भुजा समानांतर हो और कोई भी दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजा समानांतर ना हो, तो उस स्थिति में उसे हम समलंब चतुर्भुज का नाम देते हैं। जैसे हमने बना दिया ये चतुर्भुज, देखिए ये एक चतुर्भुज बनाया हमने। आप इसका भी नामकरण कुछ कर सकते हैं। चलिए ABCD ही कर लेते हैं, ABCD। इसमें हमने क्या बनाया है, BC और AD ये दोनों समानांतर हैं, लेकिन ये दोनों भुजा देखिए समानांतर नहीं है, तो इस स्थिति में इसे हम लोग ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की, एरिया की। क्षेत्रफल का अर्थ तो आप समझते ही हैं। क्षेत्रफल का अर्थ है इसके अंदर का जो भाग है, ये पूरा एरिया जितना ये घेरे हुए है उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो आइए हम प्रयास करते हैं आकृति ADCB या ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका क्षेत्रफल आइए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इस आकृति को लेकर हम चल रहे हैं। इसके लिए यहाँ देखिए ये हमने बना दिया है लगभग कि समकोण रहे, 90 डिग्री के कोण पर है, और ये 90 का कोण तो नहीं है, नहीं तो फिर तो वो समानांतर हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, बनाने के लिए इसे 2 भागों में हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। D से यदि एक लंब डाल दें हम DE, जो 90 का कोण सामने में बना रहा है, तो इधर की जो आकृति बनी, ये आकृति आपको हो जाएगा एक प्रकार के आयत का, A, B, E और D। चूँकि आमने सामने की भुजा ये तो समानांतर पहले से थी और ये कोण हमने 90 डिग्री का बनाया है, तो ये हो गया आकृति आयत। और साथ ही साथ एक आकृति इधर बन गई त्रिभुज की, और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें अलग अलग निकाल कर, चूँकि त्रिभुज और आयत तो हमने पढ़ा ही है, अब इसी की सहायता से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ABCD का मतलब हो गया आयत ABED का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। बस अब दोनों का क्षेत्रफल आपको पता है, ज्ञात करके जोड़ दीजिए, पूरा समलंब का निकल जाएगा। आइए हम लोग करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हो जाएगा AD गुना AB, AD गुना AB प्लस या जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि समकोण त्रिभुज हो खास करके तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब चूंकि यहाँ लंब है डाला हुआ तो हमें ऊंचाई का जानकारी है, तो आइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। हो गया 1/2 गुना DE गुना ये हमने नाम दिया है CE का, ये आपका निकल गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आइए अब इसे जरा सजा करके थोड़े अच्छे से लिख दें। आप यदि ध्यान देंगे तो ये DE और ये AB दोनों एक समान लंबाई का है, एक समान माप का है। तो जहाँ AB है वहाँ आप DE भी लिख सकते हैं, या जहाँ DE है वहाँ AB भी लिख सकते हैं। तो आइए इसका जरा सा शक्ल चेंज करें हम, ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगने लगे। AD गुना AB की जगह हम लिखते हैं बच्चों DE प्लस 1/2 गुना DE गुना CE। अब देखिए हमारा एक तरफ हो गया है AD, बिल्कुल ठीक, और DE तो दोनों जगह में है, और एक जगह है आपका CE, अर्थात ये हो गया आपका CE। अब कैसे करें कि AD, देखिए ध्यान दीजिए, AD, ये जो AD है आपका, क्या ये BE के बराबर है, और हमारा जो ये CE है
ये इसकी लंबाई की यदि बात करेंगे हम तो पूरा BC में से BE माइनस करके बराबर है। प्यारे बच्चों, हमारा आ गया है AD गुना DE प्लस 1/2 गुना DE गुना C। ध्यान दीजिए DE दोनों जगह है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हाफ DE निकाल लेते हैं। तो क्या बच गया, आपने 1/2 निकाला है, यहाँ तो 1/2 था नहीं, तो हमें क्या देना पड़ जाएगा 2AD प्लस 1/2 और DE हमने निकाल लिया है, तो इसमें हमारा बच गया CE। आइए और इसे हम लोग लिखते हैं 2AD का मतलब क्या हो गया, AD प्लस AD 2 बार और प्लस CE। अब जरा देख लीजिए आपने क्या प्राप्त किया है। अभी तक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और हमने निकाला है 1/2 गुना DE गुना AD प्लस, यहाँ देखिए AD प्लस CE। जरा ध्यान दीजिए, AD जो BE के बराबर है और उसके साथ हमको CE को जोड़ना है, तो BE और CE को जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, जरा देख लीजिए, पूरा का पूरा BC हो गया। ये ही फॉर्मूला है आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अर्थात यदि कभी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो आपको, तो आप इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है सूत्र में, 1/2 गुना D, और D क्या है, देखिए लांबिक दूरी, लंब वाली दूरी, और जो लांबिक दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पिछली कक्षा में जाना है आपने। साथ ही साथ आ गया AD जोड़ BC। अब ये क्या है, AD और BC क्या है, समलंब चतुर्भुज की भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं, समानांतर भुजाएं हैं, अर्थात जो समानांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ कर लिखना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये एक सूत्र हमने ज्ञात किया है, आप भी ज्ञात करके इसे रखें, बार बार जरूरत पड़ेगा आपको। किस चीज़ का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और इसका उपयोग करके हम लोग आगे की कक्षा में बहुत सारा प्रश्न भी करेंगे। अभी फ़िलहाल इतने पर आधारित जितने अभ्यास के प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें आप एक बार दोहरा लें, बना लें। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो भी सूत्र वगैरह पढ़ा है उसे भी दोहरा लें, क्योंकि सबकी आवश्यकता, सबकी ज़रूरत आने वाली कक्षाओं में पड़ेगी। तो हम लोग और भी नई जानकारी के साथ और दूसरे चतुर्भुज के साथ, घन घनाभ बेलन के साथ हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।